Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you friends on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You may call us on the numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And in case you're calling from outside Delhi, please ensure that you add 011 to these numbers. And I'm your hostess Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. धन्यवाद लालिमा और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है और प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा। Key domestic indices declined 1% amid negative global cues. Sensex closes at 48,564 level. Nifty settles at 14,281. And Rupee weakens 22 paise against the US dollar. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 1% की गिरावट। सेंसेक्स 48,564 पर हुआ बंद, निफ्टी 14,281 पर और रुपए में डॉलर के मुकाबले 22 पैसे की कमजोरी। शुरुआत सबसे पहले शेयर बाजार से कर लेते हैं। वैश्विक शेयर बाजारों में नुकसान के असर से आज सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 470 अंक गिरकर 0.37% नीचे 48,564 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.06% के नुकसान से 152 अंक फिसलकर 14,281 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 2.01% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.89% की गिरावट देखी गई। Sensex and Nifty today declined around 1% in sync with losses in global equity indices. The BSE Sensex closed 470 points or 0.96% down at 48,564 and the NSE Nifty fell 152 points or 1.06% to trade at 14,281. The broader market at BSE also fell, underperforming the Sensex. The BSE Mid-Cap Index plunged 2.01% and the BSE Small Cap Index tumbled 1.89%. In the Sensex pack, shares of 4 companies climbed while 26 logged losses. Reliance gained 2.4% and ITC climbed 1.9%. Titan rose 1.2% and ITC added 0.8%. On the other side, ONGC plunged 4.6% and Sun Pharma and Indus Inbank both declined 3.7%. Power Grid fell 3.5% and Bajaj Finance slipped 3.4%. In sectoral indices, 17 out of 19 sectors declined. Energy sector gained 1.1% and consumer durables added 0.8%. On the other hand, metal plunged 4.1% and utilities declined 2.7%. Telecom lost to 2.4%, while healthcare and basic materials both declined 2.3%.
The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 2,033 companies declined while 935 declined. Shares of 142 companies remained unchanged. 209 companies rose to their 52-week high while 36 companies fell to their 52-week low. हमारे आज के सबसे पहले कॉलर दिल्ली से एसएल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। मेरा सवाल, पिछले बजट में गवर्नमेंट ने डिविडेंड्स टीडीटी हटा के इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल करा था। जी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म करके इन्वेस्टर्स के एसएससी के हाथ में टैक्सेबल करा था और उस पर एक कंडीशन लगा दी थी कि अगर 5,000 से ऊपर का टीडीएस डिविडेंड होगा तो उस पर टीडीएस कटेगा। जी। अब उस टीडीएस तो कट रहा है, लेकिन कंपनियां जो है 3A नहीं भेज रही हैं और मेरे 26A में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जी, ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मैंने सेबी को सजेशन दिए तो उनकी एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ गई जिसमें कह रहे हैं वो स्कोर्स उनकी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, उस पर कंप्लेंट कीजिए। तो ये तो एक सजेशन है कि भाई कंपनियों को वो इंस्ट्रक्शन देइए कि वो एक जनरलाइज कंप्लेंट है, कंपनी स्पेसिफिक तो है नहीं। जी, यस यामिनी। जी, जितना टीडीएस कटता है उसका सर्टिफिकेट यूजुअली इन्वेस्टर को दिया जाता है। वो आपसे आपका पैन कार्ड नंबर लेंगे और उसी के आपको जो है टीडीएस सर्टिफिकेट देंगे। ज्यादातर आपके 26AS में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आपको कंपनी को रिक्वेस्ट डालनी चाहिए कि आपको वो टीडीएस सर्टिफिकेट दें और आप उसको अपनी रिटर्न के साथ लगाएं। Alright. We now joined by Satish from Delhi. Hello. हेलो। Yes. जी सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम। नमस्कार जी। मैडम, जैसे अब ये जान लेना बड़ा आसान हो गया है कि भाई कौन सा आदमी कौन सा शेयर खरीदना चाहता है। जैसे आजकल हम जब कोई भी सामान ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उस वेबसाइट को ना फटाफट पता चल जाता है कि भाई सामने वाले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है। जैसे मान लिया जाए मैंने मोबाइल खरीदना है, मैंने कोई मोबाइल पे क्लिक कर दिया तो वो हमें ना मोबाइल के बहुत सारे आइटम्स दिखाने लग जाता है मोबाइल। तो मैडम इसी तरह जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं है तो वो कौन सा आदमी कौन सा शेयर खरीदना चाह रहा है ये उस एप्लीकेशन को फटाफट पता चल जाता है। तो मैडम ये जान लेना बड़ा आसान नहीं होगा कि भाई इतने लोग बाग SBI का खरीदना चाह रहे हैं, इतने लोग बाग फलाना, तो उसको ऊपर नीचे करना थोड़ा आसान सा नहीं हो गया है ये। धन्यवाद मैडम। जी, मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशंस नहीं होती हैं क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म से पता नहीं किया जाता कि कितने लोग एक पर्टिकुलर शेयर खरीदना चाहते हैं। बिसाइड्स हर एक की अपनी बिड होती है और हर एक की अपनी आस्क प्राइसेस होती हैं जिसको हम बाइंग और सेलिंग प्राइसेस कहते हैं, जो वो अपने पर्टिकुलर सिस्टम में डालते हैं। इमीडिएट ट्रेड्स भी होती हैं और बहुत सारी ट्रेड्स जो है स्पॉन्टेनियस भी होती हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग्स भी होती हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है अभी AI ऐसा नहीं है जो सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड मैनर में सारी ट्रेड्स को इकट्ठा करके मैनिपुलेट करता हो जिसका इफेक्ट हमें नजर आए। Alright, now we have Bhushan online and he's from Delhi. Kulbhushan, I'm sorry. He's calling us from Delhi. जी। सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है कि मैंने सुना है कि स्टॉक मार्केट में भी कंपाउंडिंग वर्क करती है। मुझे समझाएंगे कि ये कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है? जी, डिपेंड करता है आप कितना पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको कैसे निवेश कर रहे हैं। कंपाउंडिंग बेसिकली इज अ वे इन विच योर इंटरेस्ट रेट टेंड्स टू मल्टीप्लाई and give return to you over a period of time. So जैसे आप अगर SIPs में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स एवरेज आउट कर जाती हैं और रिटर्न्स जो है इकट्ठे होते रहते हैं। सिमिलरली अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिटर्न्स देखें और वो रिटर्न्स हायर लेवल पे हों आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट नजर आएगा। जी, हमारे दिल्ली से एक और कॉलर डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार विशाल जी। नमस्कार डॉक्टर अनिल जी। मैं डॉक्टर अनिल खरबंदा बोल रहा हूँ, मैं साउथ दिल्ली से बोल रहा हूँ एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन DU। जी। तो आई वांट टू आस्क यू कट गया। नहीं, आप बोलते रहिए, हम सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ जी, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। ओके, शुक्रिया सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। यामिनी जी आपका प्रणाम, आपको प्रणाम, और विशाल जी और लालिमा जी आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे है होता है जो रिटेल प्राइसेस से कंसर्न है डायरेक्टली,
और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जैसे, तो एक तो बात यह है कि क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स, ये दो प्राइस इंडेक्सेस हैं, कैसे मेंटेन होते हैं? और सेकेंडली रिटेल प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस, इनमें कुछ डिवाइडिंग लाइन है जो कैन बी कट अक्रॉस? क्योंकि जब हम कभी होलसेल मार्केट जाते हैं, जैसे सदर बाजार आदि चांदनी चौक, तो कुछ तो लोग दे देते हैं, कुछ नहीं देते होलसेल, लेकिन रिटेल से ही हमारा लिंक रहता है ज्यादातर। इसको जरा क्लैरिफाई करें। जी, रिटेल प्राइसेस आपकी कंज्यूमर लेवल पे होती हैं, जिस पर्टिकुलर लेवल पे जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। और आपकी होलसेल प्राइसेस आपके यूजुअली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स बाय करते हैं और फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स जिस लेवल पे खरीदते हैं उन्हें हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं, और जो कंज्यूमर्स या फाइनल रिटेल लेवल कस्टमर्स बाय करते हैं उन्हें हम रिटेल लेवल कहते हैं। जी। और डॉक्टर यामिनी, अगर आज बाजार के कारोबार पर अगर नजर डालें तो गिरावट का सिलसिला चल पड़ा है और लगातार 2 सत्रों में सेंसेक्स में 1000 से अधिक अंक की गिरावट आ गई है। कैसे देख रही हैं आप इसको? जी देखिए, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है जिसके अंदर देखा जा रहा है कि जब एक हायर लेवल पे पहुंच जाती है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे जो है लोग थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उस पे प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो रहा है। आल्सो क्योंकि जो है मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, लोगों को लगता है कि मार्केट्स ऑलरेडी अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई हैं और इसके आगे नहीं बढ़ेंगी और 50,000 के क्रॉस करने में थोड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, जिसपे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और हो रही है। ओवरऑल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स हैं इकोनॉमी में, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस को लेकर के हों, ऑटोमोबाइल सेल्स को लेकर के हों, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को लेकर के हो, क्रेडिट ग्रोथ बाय बैंक्स को देखते हुए हो। सो ओवरऑल जो है नेक्स्ट ईयर भी पॉजिटिव ग्रोथ नजर आ रही है, इसलिए मार्केट्स पॉजिटिव ट्रेंड ही करेंगी। डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं लग रहा कि होगा, पर प्रॉफिट बुकिंग और क्योंकि फ्रेश लॉकडाउन्स भी अनाउंस हुए हैं कुछ कंट्रीज में, उसकी वजह से भी कुछ असर नजर आएगा सेंसेक्स पे। Yamin, you mentioned GST and auto sales. How does the fact that we are now inching towards the budget declaration, is there any pre-budget nervousness we see? Is that being reflected in the markets, that we see this closing 470 points and coming down to 48,564? Well, there is definitely a very high level of expectation from the budget, primarily in terms of the fiscal plan for furthering the COVID relief. Already the Atmanirbhar Abhiyan 1, 2 and 3 have been fostering the possibility of survival package as well as growth for the economy. But still people are expecting a certain amount of a relief. This vaccine and how it would be distributed would be an important component of the budget. Similarly, how the other investments would be planned out would be what the investors might be looking at. And there is a certain amount of a nervousness whether the budget would be able to meet the expectations or not. डॉक्टर यामिनी, यहाँ पर एक बात ये देखेंगे, हम देख रहे हैं कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% तक की गिरावट लगभग देखने को मिली है। ये क्या संकेत देती है गिरावट? जी, जब भी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, इफ यू लुक एट, जब भी मार्केट बढ़ रही थी और अच्छा कर रही थी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और लोगों ने उस पर निवेश किया है। पर जैसे जैसे वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होता है, वहाँ पे पीपल बिकम रिस्क एवर्स, जिसकी वजह से वो मिड कैप और स्मॉल कैप से जो है रिट्रीव बैक कर लेते हैं और जिसका असर हमें इस मार्केट में भी नजर आया है। और जब भी हाईएस्ट लेवल पे पहुंचती है या न्यू लेवल्स टच करती है, चाहे वो हायर लेवल पे हो या लोअर लेवल्स पे हो, हमें असर रिस्की स्टॉक्स पे ज्यादा नजर आता है क्योंकि लोग एकदम से रिस्क अवर्स हो जाते हैं। और अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो सेक्टर है उसमें 0.8% की बढ़त देखने को मिली है। ये क्या बताता है कि क्या डिमांड फिर से अब जोर पकड़ रही है? जी देखिए, मानना जा रहा है कि जो अर्बन डिमांड है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की वो बढ़ गई है। रूरल इकोनॉमी से ज्यादातर डिमांड आ रही थी लॉकडाउन के टाइम पे, प्राइमरली बिकॉज माइग्रेशन हुआ था और
रूरल इकोनॉमी जो है एक लॉकडाउन के फेज में नहीं थी, पर अर्बन इकोनॉमी लॉकडाउन के फेज में थी तो कम डिमांड थी, पर अब वो पिकअप कर रही है और रिकवर कर रही है जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है और चीजें हो रही हैं। राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय एस.एन. त्रिपाठी फ्रॉम भिलाई। जी त्रिपाठी जी, सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते। मैडम मेरे को जानकारी ये चाहिए थी, मेरे पिताजी 2003 में रिटायर हुए हैं पब्लिक सेक्टर से, तो क्या जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में जो स्कीम चल रही है 15 लाख या मार्च में जो उसका खत्म होने का है 7.4% वाला जी, मैं बाहर से कुछ पैसा अरेंज करके उसमें इन्वेस्ट करने से कुछ बेनिफिट होगा क्या? जी, आपके फादर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज सपोज टू बी एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर फादर्स साइड फॉर द पेंशन स्कीम। जहां तक इतना आइडिया है मुझे, अगर और कोई इन्वेस्ट कर सकता है वो चेक करना पड़ेगा। जी, और मोदी नगर से हमारे साथ अशोक कुमार फोन लाइन पर हैं। हेलो जी अशोक जी। हेलो। हाँ अशोक जी बताइए, क्या सवाल है? हाँ, मैं अशोक कुमार मोदी नगर से बोल रहा हूँ। जी अशोक जी, एक रिक्वेस्ट है अशोक जी। अब वैसे मैंने शायद पहले भी पूछा होगा एक बार 4-5 महीने पहले कि हमने बार बार लिख रहे हैं उनको कार्रवाई वालों को, 15 महीने से ज्यादा हो गए, वहाँ क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, वो वापस ही नहीं करते हैं, जबकि अब कितनी बार रिक्वेस्ट कर दी, अब क्या करें? और दूसरा ये है कि मार्केट में अब क्या लग रहा है आपको, अशोक जी सेक्टर ठीक है? एक्सक्यूज मी अशोक जी, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक रिक्वेस्ट है, अपने रेडियो की वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए। जी, अगर खारवी वाले आपकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आप सेबी में रिपोर्ट कर सकते हैं। उनका ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप लिखित भी इन्वेस्टर कंप्लेंट फोरम या ग्रीवियस रिड्रेसल फोरम में डाल सकते हैं और उसका जवाब ले सकते हैं। जहां तक मार्केट्स की सवाल है, कंसोलिडेशन फेज रहेगा अभी और काफी वॉलेटाइल रहेगा, तो कॉशियस अप्रोच बेहतर रहेगी। और अब नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन निवेशकों के सतर्क रुख के बीच आज एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट रही। चीन में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों और चीन सहित हांगकांग के शेयर सूचकांकों के बढ़त के साथ बंद होने के बावजूद अधिकतर एशियाई बाजारों में गिरावट रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.3% नुकसान में रहा। जापान के निकेई में 1% और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% और हांगकांग के हैंगसेंग में 1% की बढ़त दर्ज हुई। अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार सीमित दायरे में गिरावट के साथ कारोबार करते देखे गए। लंदन के FTSE 100 और फ्रांस के कैग दोनों में 0.2% की मामूली गिरावट रही, जबकि जर्मनी का डेक्स उतार चढ़ाव के बाद अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बना रहा। Yamini, you think the fact that the Asian markets have plunged a bit all over, is there some cautiousness on behalf of the global investors? Yes, there is a cautiousness on the part of the global investors because there is a fresh lockdown that has been announced by some countries, and also the new strain is a matter of concern for different economies. Also, the fact that the vaccine is on a mass distribution in Europe also as well as in India. The overall effects are a little less, but then the global investors are still very cautious while they're investing in the volatile markets. जी यानी अमेरिका में जो अभी स्टिमुलस पैकेज सामने आया है, उसके बावजूद ये वैश्विक बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। क्या आपको लगता है कि अभी और वैश्विक तमाम देशों की तरफ से, सरकारों की तरफ से और भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए स्टिमुलस पैकेजेस और संभव हैं अभी आने? जी संभव है, अगर इकोनॉमीज वापस रिकवर नहीं करती हैं और लॉकडाउन कंटिन्यूड रहते हैं या फ्रेश लॉकडाउन अनाउंस होते हैं या कोविड को कंट्रोल नहीं किया जाता और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो उतनी स्पीड से नहीं चल पाता जितनी स्पीड से चलाने की कोशिश की जा रही है, तब हम देख सकते हैं कि कुछ और रिलीफ आ सकते हैं फिस्कल स्टिमुलस के लिए, क्योंकि इकोनॉमीज काफी बुरे दौर से गुजर रही हैं अभी। एंड नाउ वी हैव गौरव ऑनलाइन हु हैज जॉइंड अस फ्रॉम गाजियाबाद। जी गौरव, सवाल पूछिए। मैडम, इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम ऑलमोस्ट लो. डज इट मीन दैट आवर ग्रोथ will be much higher than what RBI is
saying क्या इन्फ्लेशन पे हमारी ग्रोथ रेट का फर्क पड़ने वाला है? जी, इन्फ्लेशन अभी 6.9% के आसपास है। टारगेटेड लेवल 4% से 2% अप और 2% डाउन पे रहता है। 4% के आसपास जो है अच्छा माना जाता है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। अनुमान माना जा रहा है कि बेस इफेक्ट की वजह से 7 से 8% या 9% की भी ग्रोथ हो सकती है आगे आने वाले सालों में। इंटरनेशनल एजेंसीज का भी मानना है कि जो ग्रोथ रेट्स हैं वो इंडिया की इकोनॉमी में रिफॉर्म प्रोसेस की वजह से, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस हो, जीएसटी हो या ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लाए जा रहे हैं उनकी वजह से ग्रोथ रेट्स काफी हद तक बढ़ेंगी। And you mentioned that inflation is at 6.9%, Yamini. What do you think the next step of RBI would be or should be, considering the current low inflation? Well, RBI has already taken steps in terms of keeping the rates unchanged. It has been continuously been a signal from the governor saying that they are looking in for a more of a fiscal stimulus rather than a monetary stimulus, primarily because the liquidity is very high in the markets and the overnight rates have come to the lowest level. And so they are not looking at for any cuts in the interest rates. However, with CRR and the SLR being reduced, there is sufficient amount of liquidity in the market. The emergency credit lines and everything is offering a sufficient amount of liquidity and support to the overall financial ecosystem. And how do you think the current budget, which will be coming in a short while, probably just 2 weeks away, how do you think that would be? Because the finance minister has often mentioned that she's not going to worry too much about the fiscal deficit. और यामिनी, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या बजट में वित्त मंत्री का प्रयास ये होगा कि लिक्विडिटी और बढ़ाई जाए? जी, लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट्स में काफी ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ओवरनाइट रेट्स लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं और उससे लो लेवल पे पहुंचेंगे तो हम एक लिक्विडिटी ट्रैप में भी फंस सकते हैं, जिसका असर हमारी इकोनॉमी पे हो सकता है। ओवरऑल जो फिस्कल स्टिमुलस है जो आत्मनिर्भर अभियान के द्वारा दिया गया है उसका वो 10% है जीडीपी का, तो फिस्कल स्टिमुलस अभी कंटिन्यूड हो सकता है और ओवरऑल और ऐसे एक्सपेंडिचर्स या कोविड रिलीफ ऐसे आ सकते हैं जो खासतौर पे हेल्थ प्लान के ऊपर हों, वैक्सीनेशन को ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट करने पे हों, और जो फिस्कल डेफिसिट है वो उसमें स्लिपेजेस नजर आ सकते हैं, पर वो इतना मेजर कंसर्न नहीं रहेगा इस समय। इस समय इकोनॉमिक रिकवरी और हेल्थ प्राथमिकता पे रहेंगी। खासतौर पे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा बजट में भी, और उसको प्रोवाइड करना। All right, we move on. Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of Endabad Metro Rail Project Phase 2 and Surat Metro Rail Project this morning through video conferencing. Speaking on this occasion, Prime Minister Modi said that projects like railway connectivity with Kevadia and metro projects of Surat and Endabad will boost the economic development in the region. Yes, we are now roaring and raring to go as far as infrastructure is concerned. Yeah, I mean, every day we hear of some new project being inaugurated by the Honorable Prime Minister. That is also an important step in improving the health of the economy, right? Yes, we've already seen that the previous budgets have allocated about 100 lakh crores for the infrastructure, where the Bharatmala, Sagarmala projects are continuing, and also they're saying that the projects would get completed by 2023. Also, the metro project has been already, today inaugurated by the Prime Minister. Similarly, there are several other projects and freight corridors and others which have been going on, which are improving upon the overall infrastructure, right from airports to ports and other things. So they are likely to give a multiplier effect to the economy in terms of economic growth by reducing the cost of production as well as cost of operations in the economy. और अब बात कर लेते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने के पहले पखवाड़े में भारतीय पूंजी बाजारों में 14,866 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू कंपनियों के तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों के बीच भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं।
डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार इस महीने की 1 से 15 तारीख के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी बाजार में कुल 18,490 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि ऋण बाजार से 3,624 करोड़ निकाल भी लिए। डॉक्टर यामिनी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का जो विश्वास भारतीय बाजारों में बना हुआ है, क्या ये आगे भी बना रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें हम 63rd रैंक पे हैं, ओवरऑल रिफॉर्म्स के प्रोसेसेस हैं, जितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जीएसटी है, डिजिटलाइजेशन है जैसे मैंने कहा, और इवन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, ये सभी एक प्रो रिफॉर्म्स हैं जिसमें हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल दिखा रहे हैं, और जो आगे आने वाले साल हैं उसमें 8 से 9% की ग्रोथ अनुमानित की जा रही है। All right, that sounds very optimistic. Let's move on to the rupee story. The rupee today have depreciated 22 paise to close at 73 rupees and 28 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, was up 0.12% at 90.88 in intraday deals. Yamini, rupee has been hovering around 70 plus all along. Does that reflect a stable economy even despite the COVID and the lockdown and what have you? What is stable in the economy is the fact that we have foreign exchange reserves of $581 billion. We also have the present exports which have grown at about 11%. Close to about 11.8 billion, and your imports are about 18 billion, which have grown by 6.6%, which does show that the current account deficit is not so high. The overall fiscal deficit has been maintained at a particular level, which was 3.4% previously, and it is likely to be maintained with small slippages here and there, but overall in a very good disciplined manner. And besides the reliefs being given, and the very fact that we've been able to bring about the vaccine in time and the economic recoveries are in line, are a positive sign for the economy. All right, look at the oil now. Well, oil prices today fell, extending losses. Last week, crude prices logged gains driven by production cuts and strong Chinese demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $54.80 per barrel, while WTI crude prices were around $52.20 per barrel. And so what do you have to say on that, on the oil story, Yamini? Well, I think the oil would increase in its prices as and when the economies would recover. If there are fresh lockdowns in other parts of the world, then the oil prices would dip down again. Also, the Saudi Arabia cut on the production would lead to a higher price for oil. OPEC is already deciding on supply cuts, so oil will pick up sooner or later. The time would be defined by the overall recovery in the different economies and the fact that lockdowns are removed from the different economies. और अब बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की। तो आज एमसीएक्स पर सोना लगभग 100 रुपए की बढ़त के साथ 48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 375 रुपए की मजबूती से करीब 65,150 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना करीब $1,833.40 प्रति औंस, जबकि चांदी $25 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। A quick comment on the gold getting... Well, gold continues to remain a safe haven. So whenever the markets are volatile, it will still pick up on a higher level. But overall, as the economy will pick up in gear, I think people would shift their investments to other avenues. Right. Thank you, Yamini, for being with us. And before we close, friends, as a reminder of the headlines. Well, key domestic indices declined 1% amid negative global cues.
Sensex closes at 48,564 level. Nifty settles at 14,281. And Rupee weakens 22 paise against the US dollar. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Aneja Dang along with my co-anchor Vishal Sharma signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra.